जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरएएसपी एकेडमी पर। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा सेट्स। आज जो हम सेट्स में करेंगे वो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे एनडीए और सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो क्या हमारा उसमें यूजफुल है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आज से अपना पहला क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो अभी 2022 का सेकंड पेपर हुआ था एनडीए का, उसके क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ ए इज इक्वल्स टू, यदि ए की वैल्यू है 1 2 3, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ ए। तो हमें बताना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी। अब हमने पढ़ा था कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट वो सेट होता है जो कंटेन करता है अपने अंदर सभी सेट्स को जो उस सेट के सबसेट हैं। तो इस सेट के जो सबसेट हो सकते हैं वो यहां पर क्या हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि यहां पर ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये कंप्लीट वन सेट है। इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर ये दिया गया है तो इसको हम केवल एक ही सेट मानेंगे, इसको एक ही सेट की तरह डिफाइन करेंगे। ये नहीं कि 1 को अलग सेट ले लिया, 2 को अलग सेट ले लिया, 3 को अलग सेट ले लिया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम करेंगे इसको एक सेट मान के करेंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं इसके। एक तो फाइव, जो कि सभी का होता है सबसेट। फाइव इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए, हमेशा ए का सबसेट होगा। और दूसरा जो सबसेट होगा वो होगा ये बड़ा 1 2 3, ये भी किसका होगा, सबसेट होगा ए का। इसके अलावा इसमें इसका कोई भी सबसेट नहीं बनेगा। इसको ये हमको एक सेट दिया गया, जैसे अगर हमें 2 दिया होता है इसकी तरह केवल, तो अब भी ये केवल हम इसको एक ही सेट मानते। इसी प्रकार इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक सेट मान लिया है। तो ये हो गए कितने सेट हो गए, नंबर ऑफ एनपी कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये इस क्वेश्चन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऑप्शन आपको इसमें दे रखा था, एक दे रखा था एनपीए इज इक्वल्स टू 8 दे रखा था। और 8 देखते ही आप क्या करोगे, 2 की पावर, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 8 कर दोगे इसको। लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। 2 की पावर 3 तब होता जब आपके पास ये ब्रैकेट नहीं दिए हुए होते, तब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो जाते इसमें। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट केवल 1 है तो 1 होगा। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितने होते हैं, 2, और वो हमने आपको दिखा भी दिए कौन कौन से होंगे। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 की पावर n, और 2 की पावर कितना है 1। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स पावर सेट कितने होंगे, पावर सेट में नंबर ऑफ सबसेट 2। तो एन पी ए इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज इक्वल्स टू। सेकंड क्वेश्चन है कि ए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, इसके सभी सेट्स को आपको कंसीडर करना है और बताना है हाउ मैनी आर सबसेट्स ऑफ 4। इसके कितने सुपरसेट होंगे, मतलब इससे बड़े कितने सेट एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ए के जो नंबर ऑफ जो सबसेट्स बन सकते हैं उनको एक बार बना के देखोगे। क्या होगा, सबसे पहले तो 5 के बाद आएगा 1 2 3 4, उसके बाद 2 एट ए टाइम लोगे तो 1 2 1 3 1 4, उसके बाद आएगा 2 3 2 4। अब इसके बाद लेंगे 2 ले लिए, इसके बाद लेंगे 3 एलिमेंट्स एक साथ, तो 1 2 3 1 2 4 2 3 4, ये बन सकते हैं। उसके बाद कितने बन सकते हैं, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक बन सकता है 1 2 और 4, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने और बनेंगे, 2 और बनेंगे। अभी एक बनेगा आपके पास क्या, 1 3 4,
एक ये बनेगा और एक जो आपका बनेगा एक कंप्लीट सेट हो जाएगा, वो उसके अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अब हमें बताना है कि 4 के सबसेट सुपर सेट्स कितने हो सकते हैं। इससे ये कोई सेट आपके पास भी है, इसके सुपर सेट कौन कौन से हो सकते हैं। अब अगर इसका सुपर सेट बताना है तो इसका सुपर सेट वही सेट बनेगा जिसके अंदर 4 क्या होगा, कंटेंट होगा। अब 4 किस किस के अंदर है, यहां पर इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ जाएगा जो सबसेट्स, यहां पर देखिए सबसेट्स सुपर सेट्स ऑफ 4 वो हो जाएंगे कितने, 1 2 3 2 5 6 और 1 7। तो 7 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इसमें यही बताना था कि 4 के कितने सुपर सेट्स होंगे, मतलब 4 के कितने, 4 कितनों के अंदर आएगा, मतलब कितने सबसेट्स इसमें ऐसे होंगे जिसके अंदर 4 कंटेंट होगा, वही क्या होता है 4 का सुपर सेट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट 1 दी है आपके पास। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल्स टू B। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 क्या है कि A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, इज इक्वल्स टू 5 इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल्स टू B। ये क्वेश्चन है आपके पास। ये पहले वाली आइडेंटिटी पिछली क्लास में एग्जैक्ट कराई हुई है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये क्या है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, वो सेट द सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स इन इट। इसके अंदर जितने भी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, जितने भी सेट एग्जिस्ट करेंगे वो यू के अंदर क्या होंगे, कंटेंट होंगे। इसमें ये ए है और एक मान लेते हैं सेट बी। अब ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, ये कंप्लीट रीजन होगा ए यूनियन बी। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इनका यूनियन और इंटरसेक्शन तभी इक्वल होगा जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हम इसको जैसे, अगर हमें इंटरसेक्शन और यूनियन बराबर लाना है तो दूसरे सेट जो ए सेट और बी सेट उठाएंगे, वो बी सेट को ए के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्ट उसके जो एरिया है उसको वो कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी है वो सेम क्या आ जाएंगे, सेट आ जाएंगे आपके पास। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। उसके बाद है ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 5। ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर ए डेल्टा बी 5 है, ये 5 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑल द एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डजंट बिलोंग्स टू बी, जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में बिलोंग करते हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं करते। जैसे अगर इसको हम वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है। अब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते, ये वाला रीजन आ जाएगा आपके पास, ये वाला। और बी माइनस ए का ही आ जाएगा ये वाला रीजन। अब ये जो रीजन दिया हुआ है, इस रीजन को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ दीजिए, तो ये क्या होगा, ये दे रखा है ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू 5। ये 5 के बराबर कब आ सकता है, कोई भी जो दो एलिमेंट्स है, जैसे कोई सेट ए है, इसमें से क्या घटाएं और उसका यूनियन करें कि वही सेट क्या आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। तो दोनों सेट्स को हमें क्या मानना पड़ेगा, इक्वल मानना पड़ेगा, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। जैसे ए सेट को अगर हम 1 2 3 मान रहे हैं और बी सेट को अगर 1 2 3 मान रहे हैं, दोनों को अगर हम इक्वल मान रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो सभी एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। कितने एलिमेंट्स है यहां पर, 5।
एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है ये। ऐसे ही बी माइनस ए भी क्या है, एम्प्टी सेट होगा। और यही दे रखा है कि इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। और अगर दोनों का यूनियन एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट क्या है, बराबर है। दोनों सेट्स बराबर हैं तभी तो उनमें कुछ एलिमेंट, वो जो सभी एलिमेंट्स हैं वो कॉमन आ जाएंगे, यहाँ पर कोई डिफरेंस बनेगा ही नहीं। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्ची में से देख के बताएंगे। स्टेटमेंट टाइप का ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यह स्टेटमेंट बतानी है आपको ट्रू है फॉल्स है। अब यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए का यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अगर बी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। इसको अगर हम पढ़ेंगे कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, जो ये यूनियन है वो किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इक्वली होना चाहिए, दोनों के ऊपर यूनियन लगना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी, और ये वाला साइन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये बात हमें बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर हम वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ए बी सी। पिछली वीडियो में इसका प्रूफ करवाया था, एक बार फिर से देख लीजिए। इसको क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, बी और सी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इतना रीजन आ रहा है कॉमन। उसका यूनियन करना है ए के साथ, मतलब इसका यूनियन करना है ए के साथ, मतलब ये वाला रीजन भी इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना। बस इतना रीजन बचेगा, इस रीजन को हटा दीजिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच गया। ऐसे ये वाला बी वाला भी एक्स्ट्रा बच गया। तो ये कुछ इस प्रकार की शेप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बन रही है। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, वही 3 सेट ले लीजिए, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके बाद क्या करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लोगे तो कौन सा रीजन, ये वाला रीजन आ जाएगा। इंटरसेक्शन कॉमन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। इस रीजन के साथ कॉमन लेना है, ए यूनियन सी के साथ। इसके साथ कौन कौन सा रीजन कॉमन आ जाएगा आपका। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ ये कॉमन है। और ए यूनियन सी में कौन सा बड़ा, ए यूनियन सी इतना बन रहा है अगर आपके पास, तो इसमें से सी वाला तो घट जाएगा क्योंकि ए कॉमन है, ए कॉमन है और ये कॉमन है। ऐसे ही इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ। ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला जो रीजन है ये तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन तो केवल इन दोनों में ये रीजन और ए रीजन है, क्योंकि ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, दोनों जगह ए है, तो ए का तो कंप्लीट एरिया आएगा और बी और सी का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये बी और सी का इंटरसेक्शन बच गया। तो ये देखिए ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेन डायग्राम से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपकी ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, नंबर 4 स्टेटमेंट 2, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, लैंग्वेज है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, किन्हीं भी दो सेट का यूनियन लीजिए और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये पूछ रहा है, ये बराबर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, कि दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लीजिए और दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। यही प्रॉपर्टीज में क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं। ये बताना ये ट्रू है फॉल्स है। अब देखिए ए यूनियन बी, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है ये, बिल्कुल डिट्टो प्रॉपर्टी है जो कल करवाई थी उससे। ए यूनियन बी, ये ए है, ये बी है।
ए यूनियन बी लेना है पहले। ए यूनियन बी लेने का मतलब क्या है कि ये वाला रीजन आपको ले लेना है, ये वाला रीजन आपको ले लेना है ए यूनियन बी, और इसके बाद कर देना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस रीजन को उठा करके और बाहर रख देना है। उसके बाद जो रीजन बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो जब फाइनल लेफ्ट हैंड साइड बनेगी मतलब इस कंप्लीट को हटा दिया और बाकी जो स्क्वायर में इसमें बच गया वो सारा रीजन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, मान लो, ये मान लो, ये बी मान लो। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इस रीजन को छोड़ करके बाकी का सारा, इस रीजन को छोड़ के बाकी का सारा। बी कॉम्प्लीमेंट इस रीजन को छोड़ के बाकी का सारा, इस रीजन को छोड़ के बाकी का सारा ये बच गया जिसमें बी भी आ गया इतना। उसके बाद बी को छोड़ के एक बी को लेकर के और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो बी को छोड़ देंगे और ये बाकी सारा ये बच गया। उसके बाद क्या लेना है, इन दोनों का कॉमन एरिया लेना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में अगर हमने लिया था तो बी वाला आ रहा था, लेकिन बी में बी वाला नहीं आ रहा बी कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब बी कट गया, बी तो आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ए भी नहीं आ सकता, तो बी और ए का जो यूनियन है वो दोनों ही नहीं आ सकते भाई, बी भी नहीं आ सकता और ए भी नहीं आ सकता, तो बी भी नहीं आ सकता और ए भी नहीं आ सकता, तो इनका कॉमन एरिया भी नहीं आ सकता। तो ये वाला इस रीजन को कंप्लीट को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा वो क्या बनेगा आपका, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपकी दोनों बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, ट्रू है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कहता है क्या, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू फाई। अगर ए माइनस बी फाई है देन इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी अगर फाई है, इसका मतलब इनमें कुछ भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। देन द टू सेट्स मस्ट बी इक्वल, देन ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए माइनस बी फाई है तो ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, ये बात हमें प्रूव करनी है। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे हम। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एग्जांपल उठाओ और इस बात को फॉल्स प्रूव कर दो तो वो अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। ए माइनस बी अगर फाई है, जैसे मैं ए ले लेता हूं फाई, ए को फाई ले लीजिए और बी कोई भी सेट हो गया जैसे ए बी सी, ए फाई ले लिया, बी ए बी सी ले लिया, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, जो कि बढ़ रहा है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए माइनस बी तो आपके पास फाई आ रहा है, मतलब ये कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई करवा दी। देन प्रूव क्या करना है आपको कि ए इज इक्वल्स टू बी। लेकिन इन एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि दोनों एग्जाम्पल्स ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये फाई है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों एलिमेंट, दोनों सेट्स क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। इक्वल सेट्स वही होते हैं जिन दो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम हो। इक्वल सेट्स आर द सेट्स हुज एलिमेंट्स आर इक्वल, हुज एलिमेंट्स आर सेम, जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इनके तो एलिमेंट अलग अलग है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके पास। तो इस जो फोर्थ क्वेश्चन की थी उसकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू थी, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी इसकी। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कंसीडर 3 सेट्स, 3 सेट कंसीडर कर दिए, जैसे एक सेट हो गया x, एक सेट हो गया y, एक सेट हो गया z। कंसीडर 3 सेट्स, 3 सेट x y z ले लिए। उसके बाद कहता है ये हैविंग एलिमेंट 6 5 4, मतलब x की कार्डिनलिटी 6 है, y की कार्डिनलिटी 5 है और z की कार्डिनलिटी क्या है, 4। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। सभी एलिमेंट्स क्या है इसमें, डिस्टिंक्ट है, सभी एलिमेंट्स क्या है, अलग अलग है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफर करे जो, मतलब जो सेम ना हो। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S कोई सेट है जो x माइनस वाई यूनियन z,
ये सेट इस तरह से डिफाइन करना है और आपको बताना है कि प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस के प्रॉपर सबसेट्स आपको बताने हैं। इसमें जब पहले एस को आप देखोगे तो एस क्या आएगा, एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए क्या आएंगे। एस क्या है, एक्स माइनस वाई, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ एक्स में है वाई में नहीं है। उसके लिए क्या करोगे कि एक्स के एलिमेंट में से वाई के एलिमेंट सारे अलग कर दोगे। लेकिन इसने एक क्वेश्चन की लाइन दे दी कि दोनों है वैसे ही डिस्टिंक्ट है, मतलब इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो कुछ घटाने की जरूरत भी नहीं है। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एन एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हो जाएंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस जेड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4, और 4 हैं और सभी डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कुछ कॉमन भी नहीं है। कुछ कॉमन होते तो हमें कुछ एलिमेंट्स कम मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब 4 ही एलिमेंट्स और मिलेंगे, ये मिल जाएगा 10। तो एन एस इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का होता है फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 व्हेन n इज इक्वल टू एन एस। इस सेट में n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ s। तो इसमें लगा देंगे 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, 1023 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से देखिए कि 3 सेट है x y z, x में 6 एलिमेंट है, y में 5 एलिमेंट है और z में 4 एलिमेंट है, और सभी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। कोई भी एलिमेंट तीनों सेट्स में कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट तीनों सेट में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब जो x माइनस वाई होगा उस पर हमारे सिर्फ x के एलिमेंट आएंगे, और जो x यूनियन z होगा उसमें x के एलिमेंट भी आएंगे और z के एलिमेंट भी आएंगे। अगर इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 से कम आते, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि अगर ए सेट है कोई x बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और b कोई सेट है x बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे वो निकालना आपको। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अब इसी यूट्यूब चैनल पे हमने आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाया था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ढंग से पढ़ा था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। आपको क्या देखना है, आपको देखना है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 वेयर जेड क्या है, जेड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। इसका जो फॉर्मूला खोलेंगे हम, क्या एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये चीज 0 है या ये चीज 0 है। अगर ये चीज 0 है तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और अगर ये चीज 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ाया था जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगा, ये क्यूब रूट यूनिटी में क्या हो जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, जो इसके रूट्स आ जाएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। यहां से एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा करके माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अंडर रूट माइनस 3 आएगा तो इसका मतलब रियल नंबर तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अंडर रूट माइनस 1 की जगह रख देंगे आयोटा और अंडर रूट 3 लिख देंगे एज इट इज, ये हो जाएगा 2। तो इसमें जो वैल्यूज होती है आपकी वो होती है जैसे माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा के बराबर, और जो सेकंड वैल्यू यहां से आएगी दोनों माइनस के लेने पर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, इसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे आए। तो इसके जो रूट्स होंगे, इस जो ए सेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आएंगी, ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1
इसको ओमेगा मान लेते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड इसी का जो रूट दे रखे हैं, सेकंड बी इज इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दे रखे हैं। इन दोनों में कॉमन निकालने हैं, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन क्या है, एक इसमें है, इसमें नहीं है, तो एक को छोड़ दिए, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गए, कॉमन एलिमेंट्स आ गई। अब इसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + √3 आयोटा बाई 2 और -1 - √3 आयोटा बाई 2। तो इसमें दो एलिमेंट्स आएंगे और दोनों एलिमेंट्स आपके आगे लिखे हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया गया है, आपस में एक दूसरे जो यूनिट्स हैं उनको रिलेट किया गया है। बस चैप्टर्स को रिलेट करके ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इसको डायरेक्टली और इजी तरीके से लिख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, पहली स्टेटमेंट वाइज दिया गया है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका यूनियन कर दिया ए इंटरसेक्शन बी के साथ। इसको बताना है क्या ये ए यूनियन बी के बराबर है या नहीं है। पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 को। यहां पर देखिए, पहले इन दोनों को उठा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये क्या है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है कि यूनियन होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है इसके ऊपर। तो इसको कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन लगाएंगे ए, फिर ये लगा देंगे इंटरसेक्शन यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। इतना आ गया, इसका बड़ा ब्रैकेट और इसमें यूनियन करके लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या किया है, जो ये प्रॉपर्टी यूनियन वाली है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन के ऊपर, उसको खोल दिया और इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब यहां पर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और उसका बी यूनियन ए अगर कर रहे हैं तो मतलब दोनों का कॉमन एरिया बी और ए का गया। लेकिन उसके साथ केवल ए का लेना है, ए का इंटरसेक्शन करना है, तो ये आ जाएगा ए आपके पास। भाई ये ए है, ये बी है, पहले क्या करना है, बी यूनियन ए ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया पूरा, और उसके बाद इसको जो इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन एरिया लेना है, वो सिर्फ ए का लेना है, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। यहां पर ए आ गया इंटरसेक्शन बी यूनियन, जैसे ये कोई सेट है बी और ये है यूनिवर्सल सेट, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद लेना है बी और ये बी डैश, मतलब बी और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, पूरा सेट बनेगा यू। भाई बी और बी यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, यू के बराबर। अगर ये यू के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन यू, यहां पर कुछ मान लीजिए ए है, ए का इंटरसेक्शन करना है यू के साथ, मतलब ए को यू के साथ जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सभी लेने हैं। अब ए छोटा सेट है और ए यू के अंदर है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ये ए है और ये है ए डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए डैश के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी भी आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यही एलिमेंट तो नहीं है और सारे तो हैं, तो इसका आ जाएगा क्या आपके पास, यूनियन बी। ये आ जाएगा, ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, ए यूनियन बी, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये पहली वाली प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या होगी, प्रूव होगी। वेन डायग्राम से डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको करके देख लेना एक बार। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है जो आपके पास स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है वो है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी करना। अब इसको फिर से, जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ए यूनियन करेंगे ए बार ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में लग जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। अब ए यूनियन ए डैश मतलब वो सारे एलिमेंट्स ले लीजिए जो ए में है और बाकी के बच गए वो भी सारे ले लीजिए, मतलब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश। अब यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है और ए यूनियन जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो छोटा सेट है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा वो ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और राइट हैंड साइड के दे रखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसके बराबर ये नहीं आएगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है ये क्या है, फॉल्स है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यही था क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एट नंबर क्वेश्चन है वो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादा इसमें आते हैं एग्जाम में, एनडी और सीडीएस में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ए क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। एक क्लास में, जैसे हिंदी को एच से डिनोट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी ओनली। अब हिंदी ओनली दिया हुआ है, केवल हिंदी में होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बना लेना है तीनों सब्जेक्ट्स का। एक सब्जेक्ट हिंदी दिया है आपके पास, एक मैथ है और एक इंग्लिश। अब जो एन हिंदी है, एन जो केवल हिंदी में कौन कौन से आ सकते हैं, इस वेन डायग्राम से एक बार देख के समझिए। केवल हिंदी में सिर्फ ये वाले बच्चे आ सकते हैं, ये वाले, क्योंकि अगर हम ये लेंगे तो ये वाले इंग्लिश में भी अच्छे हैं, ये लेंगे तो ये वाले मैथ में भी अच्छे हैं, और ये लेंगे तो ये हिंदी मैथ और इंग्लिश तीनों में अच्छे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि केवल हिंदी वाले बच्चे लेने, केवल जिनको हिंदी अच्छी लगती है वो, जो मतलब बढ़िया स्कोर करते हैं हिंदी में। तो यहां पर आ जाएगा 54, इतने में 54। उसके बाद 63 आर गुड इन मैथ, मैथ ओनली, जो मैथ केवल मैथ में अच्छे हों, 63 मतलब इतना इलाका में 63 आएंगे। उसके बाद 41 आर गुड इन इंग्लिश ओनली, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला इलाका होगा, इतना इलाका होगा, ये किसका होगा, जिसको केवल इंग्लिश अच्छी लगती है, वो आ जाएगा 41। उसके बाद है 10 आर गुड इन ऑल, 10 सभी में अच्छे हैं, मतलब 10 सभी, मतलब 10 जो कॉमन रीजन आएगा यही तो वही बच्चे हैं जो इसमें भी अच्छे हैं, इसमें भी अच्छे हैं, इसमें भी 10। और उसके बाद कहा है इसने कि 18 आर गुड इन हिंदी एंड मैथ, 18 हिंदी और मैथ में भी अच्छे हैं। तो मतलब जो हिंदी और मैथ में अच्छे हैं वो कितने हैं, केवल हिंदी और मैथ में अच्छे हैं, मतलब हिंदी और मैथ में भी अच्छे हैं। इसका मतलब जो हिंदी और मैथ में आ रही वो ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है हिंदी और मैथ में, उसमें से 10 तो ये आ गए, बच गए कितने, 8। 18 बच्चे हिंदी एच इंटरसेक्शन एम की वैल्यू थी, हिंदी और मैथ में अच्छे 18 थे, जिसमें से 10 तो हमने लिख दिए, 8 और लिखने थे वो लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है इसने, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन, उन स्टूडेंट्स का नंबर बताइए जो गुड हैं, अच्छे हैं, इन आइदर हिंदी और मैथ, या तो हिंदी में अच्छे हैं, तो हिंदी में अच्छे कौन कौन से हैं, ये वाले कंप्लीट, या मैथ में अच्छे हैं, ये वाले कंप्लीट, लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं होने चाहिए। मतलब इस रीजन को तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिए, इस रीजन को तो भूल ही जाइए। इस रीजन को भूलते ही आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये वाला रीजन बच गया। अब ये वाला रीजन में इतने में 54 है, इतने में 63 और ये 8, तो आंसर आ जाएगा 54 + 8 + 63, 8 11 4 15, हासिल 1 9 और 15 और 5 20। दो 205 आपके पास आंसर आ जाए। 205 नहीं भाई, 54 63 और 8 8 7 15 50 1 12 125 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो 125 आ जाएगा। आपको यही बताना था कि हिंदी मैथ में कितने बच्चे गुड हैं, मतलब अच्छे हैं, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छा उनको पसंद आता है, लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं होने चाहिए, मतलब इंग्लिश उनको पसंद नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये वाला रीजन भी लेते, अगर इन दोनों को मिला के, तो इंग्लिश का भी आ जाता रीजन, लेकिन हमने इंग्लिश का हटा देना है और ये वाले रीजन क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि ए जो सेट है वो क्या है, वो लैम्बडा कोमा, अब ऐसा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, इसमें अगर आपसे एन ए कार्डिनलिटी ऑफ ए पूछ ली जाए तो आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक तो ये लैम्बडा है और एक ये कंप्लीट सेट जो दे रखा है वो इस सेट का है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2।
एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अगर मैं इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी पूछ लूँ आपसे, पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या जाएगी, 2 की पावर 2 4। तो आपको पावर सेट ही बताना है कि पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो आंख मीच कर जो मारना है, सबसे पहले वो आएगा फाई, क्योंकि फाई तो सभी का सबसेट होता है। उसके बाद आएगा जो पहला है वो लैम्बडा, ये लैम्बडा को एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट। अब ये कंप्लीट एक सेट है, इसको अलग अलग मत लिखने लग जाना, इसको कंप्लीट एक सेट बना करके यहां पर लिख दिया। और उसके बाद कौन से बच गया, उसके बाद जो कंप्लीट सेट है वो बच गया आपके। तो ये आपके पास देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट आ गए। इस बात को प्रूव भी हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स पावर सेट में होंगे आपके पास। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई भाई तो इसको भी गलत मार्क कहते हैं क्वेश्चन में, पेपर में। जैसे ये आएगा क्वेश्चन कि ये सेट है ए आपके पास, इस सेट की जो कार्डिनलिटी है आपको वो बतानी है। मतलब ये बताना है इज ए एम्प्टी, ए एम्प्टी है, इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका सॉल्यूशन आप एक बार देखिए, इसकी सिर्फ नोटेशन है, ये जो डिनोट कर रखा है इसको किस वैल्यू से। आपने पढ़ा था कि कोई भी सेट अगर वो फाई है, मान लीजिए कोई सेट बी है वो फाई है, तो इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और इसमें ए इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू ये ब्रैकेट, और इसकी जगह अगर मैं फाई लिख दूं तो ये इस प्रकार से डिनोट कर रखा है। अब ये सेट आपको बताना है खाली है या नहीं है। ये सेट, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो क्या है फाई है। इसका मतलब जो ये वाला एलिमेंट था इसमें क्या है, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। फाई को नोटेशन दे रखी है वो इस प्रकार से, तो इसमें ए की कार्डिनलिटी 1 आ जाएगी। तो क्या ए एम्प्टी होगा, नो, ए इज नॉट एम्प्टी, ए एम्प्टी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो आपका नंबर है वो ऐसे क्वेश्चन ही कटवा देते हैं। जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं वही सब गलत मार्क कहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। तो आज के लिए अपने पास ये 10 क्वेश्चन ही थे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो आपके उसमें आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।